कंपाउंडिंग शुड बी माय फ्रेंड, शुड नॉट बी माय फो, बिकॉज अगर कंपाउंडिंग मेरा दुश्मन बन गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। ओके, आपको एक मजेदार बात बताऊं? बोलो। ये जो होम लोन्स होते हैं ना, होम लोन्स में शुरू में इंटरेस्ट इज 1 to 2% ऑफ द ईएमआई। बराबर, ठीक है, अगर ईएमआई जा रही है तो उसका 1-2% इंटरेस्ट होता है। आपको पता है कितने सालों बाद इंटरेस्ट में ये ईएमआई में इंटरेस्ट और रीपेमेंट इक्वेट होती है, मतलब इक्वल हो जाती है? यानी कैसे समझो 25 ईयर का लोन है, कितने साल में होगा? 8 years। 8-10 years, आंसर है 16 years। 16 साल तक आप जो है अराउंड, मतलब आई कुड बी रॉन्ग बाय 1 or 2 years, उससे ज्यादा नहीं, 15 होगा या 17 होगा, 15, 16, 17 के आसपास होगा। तो 25 साल में 15 से 17 साल के बीच में आप जो है इंटरेस्ट ज्यादा और रीपेमेंट कम दे रहे हो। कैसे रिच हो गया? कंपाउंडिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू। तो आई कांट अफोर्ड कंपाउंडिंग वर्किंग अगेंस्ट मी। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कंपाउंडिंग तो यू आर राइट सर। आपने अभी अपार्टमेंट की बात की सर, मेरे को आज भी अपार्टमेंट्स इंडिया में कम रिटर्न्स देते हुए रखते हैं जितना यूएस और यूरोप में मेरे को लगता है, जितना ज़्यादा रेंट टू रेशियो इनकम देते हैं वो। सर मुझे आज एक अपार्टमेंट बाय करना चाहिए या एक प्लॉट बाय करना चाहिए सर? उसके लिए पहले पर्पस डिफाइन करना चाहिए। ओके, इज योर पर्पस इन्वेस्टमेंट? if your purpose is purely investment, then real estate plot is better. क्यों? क्योंकि land is always scarce in nature. ठीक है, apartments are not scarce, at least अगर कोई expanding locality है तो। अगर कोई देखिए एक AA+ लोकेशन है, फॉर एग्जांपल गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड है, बॉम्बे का कोलाबा है, या फिर नेपियन सी रोड है, तो वहां आपको पता है कि वो भी अपार्टमेंट इज एज गुड एज लैंड, बिकॉज वो आ ही नहीं सकता, वहां पे नया सप्लाई आना ऑलमोस्ट नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छा उन जगहों पे वैसे ही आप अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते बिकॉज़ दे आर सो एक्सपेंसिव। अब आप गोल्फ कोर्स रोड पे चले जाओ, आपको 30 करोड़ से नीचे कुछ मिलता ही नहीं अच्छा अपार्टमेंट। अरालियास, कमेलियास, ये सब 50-50, 100 करोड़ हो चुकी हैं। सो बिकॉज दे आर इररिप्लेसेबल लोकेशंस, ठीक है, दे आर इररिप्लेसेबल नेबरहुड्स, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। अब आपको कमेलियास है, उसका 2014 में प्राइस 20 करोड़ था, आज 100 करोड़ है, 11 साल बाद 5 टाइम्स हुआ है, मतलब विच इज नॉट इवन 18% पर एनम, इज हार्डली 15 to 16% पर एनम। लेकिन सर अगर वही प्लॉट में हम लोग वही अगर आपने प्लॉट में लिया होता, उसके आसपास ही कहीं ले लिया होता, हल्का सा एक सेक्टर आगे लिया होता, तो वो आज 20 गुना हो चुका होता, 25 गुना हो चुका होता। पॉइंट इज, क्योंकि वहां पे स्कार्सिटी आ गई है लैंड की, तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड खरीदिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो ऐसी जगह खरीदिए जहां नई सप्लाई आ ही नहीं सकती या बहुत कम आ सकती है। यू हैव टू वर्क ऑन द डिमांड सप्लाई रूल। अगर आप जाके ऐसी जगह पे जमीन खरीद लेते हैं जहां पे बहुत सप्लाई आएगी तो अपार्टमेंट के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, बट प्लॉट्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग आके, डेवलपर्स आके प्लॉट खरीदेंगे, चलो मैं खरीद रहा हूं, मैं नया प्रोजेक्ट डालूंगा। पर अगर एक जगह पे 80,000 अपार्टमेंट्स आ रहे, 1 लाख अपार्टमेंट्स आ रहे, तो जब तक वो बैठेगा नहीं मामला। अब जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, जब वो लॉन्च हुआ आज से करीबन 20 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो वो लॉन्च हुआ था 2,500-3 हजार रुपए पे। आज जाके 20 साल बाद वो 10-12 हजार रुपए पे पहुंचा है, which is 4 times in 20 years। 20 years मिनिमलिस्टिक रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं। बहुत साल तक तो वो 3-4 हजार की रेंज में रहा। तो माय पॉइंट इज कि whenever you want to buy real estate, buy for 10 to 15 years first of all। पहले क्या होता था, जब किसी की घर बेटी पैदा हुई तो बोलते थे देखो बेटी की शादी के लिए हम प्लॉट खरीद रहे हैं, सो दे वर वेरी क्लियर कि 25 साल का मेरा होल्डिंग पीरियड है। सो दे हैड अ पर्पस एंड दे हैड अ होल्डिंग पीरियड फॉर इट, कि आज बेटी पैदा हुई है, 10 लाख का प्लॉट लेते हैं, ये लोकेशन अच्छी है, 25 साल बाद ये डेवलप होगी, 10 लाख का प्लॉट 2 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है, 3 करोड़ का हो जाएगा, तो मैं बेच दूंगा और मैं डॉटर की शादी करा दूंगा। तो वो ऐसे सोचते थे, तो वो ऐसे भी इतनी ईजी नहीं थी तो कर सकते थे, अभी हम सब भी कर सकते हैं सेम चीज में। सो पॉइंट इज, व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट रियल एस्टेट, ट्राई टू गो फॉर लैंड। अगर आपको अपार्टमेंट में जाना है तो ट्राई टू गो फॉर लोकेशंस व्हिच आर इररिप्लेसेबल, ठीक है, व्हिच आर स्कार्स, जहां पे है नहीं, अपार्टमेंट्स आते नहीं है। यू स्टार्टेड ऑफ योर करियर विद 25,000 सैलरी, राइट? नहीं, आई स्टार्टेड विद 7 lakhs per annum। 7 lakhs per annum, that is around 50,000? 50,000, okay। And that, what age were you in? 23 and a half। Okay, 23 में आपने अपना 23-24। तो अभी भी मुझे लेट नहीं हुआ है, मतलब कभी जिंदगी में कुछ लेट नहीं होता है, कोई बस नहीं, मैं सॉरी सर, फोमो का ना जमाना है सर, ये भाड़ में सर। तो see, there is all this highway, somebody or the other is ahead of you। Absolutely, yeah। मुकेश अंबानी के सामने भी जेफ बेजोस है, जेफ बेजोस के सामने भी कोई और है, तो ये विनेबल वॉर नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि डोंट एनवी द रिच, एनवी द फ्री, क्योंकि रिच को आप क्या एनवी कर लोगे यार? आप अच्छा मुकेश अंबानी को भी एनवी करके क्या कर लोगे? पर एक व्यक्ति आप ही के एज का और वो फ्री है। सर इंडिया में क्यों देखते हैं हम लोग बिलियनर्स को एज, अभी अडानी को ही ले लो सर, हम लोग अडानी को इतना नेगेटिवली क्यों देखते हैं सर? अभी अगर आप उनके बेटे की अभी जस्ट शादी हुई है सर, उन्होंने 10,000 करोड़ फॉर सोशल कॉजेज का देने का वादा किया। व्हेन दे गिव सो मच टू द सोसाइटी सर, हम लोग कभी देखते नहीं है वो चीज़, भले वो रतन टाटा सर हो, देयर वाज सो मच एनवी टू दिस बिलियनर्स दैट वी हैव गिवन सर। तो वो क्यों है, वो गलत क्यों है सर? इज बिकॉज हम इतना पैसा नहीं कमा पा रहे? देखिए, ये ना हमारे माइंड में सोशली एंग्रेन्ड है। अगर आप 1960s और 70s की मूवी देखें, ओके, तो अगर एक लड़की का रिच फादर है वो विलन है, ठीक है, कोई बंदा जो क्या कहते हैं डॉन है वो रिच है, कोई बंदा गलत काम कर रहा है वो रिच है, रिच एरोगेंट है, यही हम सबको दिखाया गया था। एंड बॉलीवुड और मूवीज ऑलवेज सेट अ टोन इन योर माइंड, वो एक नैरेटिव सेट करती हैं चीजों को लेके।
क्योंकि अब सोशल मीडिया है तो इतना इजी नहीं है नैरेटिव सेट करना, बिकॉज यू गेट सो मेनी काउंटर प्लेज, यू नो, एंड सो आई थिंक एट दैट टाइम ये सब होने के कारण ना सबके माइंड में ये एंग्रेन हो गया था कि ये जो बिजनेसमैन होते हैं चोर होते हैं और कुछ ना कुछ गलत करके ही अमीर बना जा सकता है, वैल्यू क्रिएट करके अमीर नहीं बना जा सकता। बैड बॉय विलेन है, बैड बॉय विलेन, बिल्कुल सही है। आप देखो ना जितनी पुरानी मूवीज है, सब रिच लोग जो सिगार पीते हैं सब नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाए जा रहे हैं। नाउ कम टू टुडे यू सी यंग फाउंडर्स, लोगों ने यू नो बिजनेस बनाया और अपने लिए कुछ किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन, अगर ये बिल गेट्स का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि कैपिटलिज्म इज द बेस्ट वे ऑफ सोशलिज्म। मतलब अगर आप रियली सोशलिस्टिकली कुछ इंपैक्ट लाना चाहते हो तो कैपिटलिज्म से बेटर नहीं है कोई तरीका, क्योंकि कैपिटलिस्ट उस देश के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉर करता है, दोनों करता है, और वैल्यू क्रिएट करता है, जिस वैल्यू को आप ट्रांसफर कर सकते हो उन लोगों को जिनको आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर आप इंडिया में भी देखो तो ये सारे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। Is there any need for Mr. Adani to work? I don't think so. Is there any need for Mr. Ambani to work? I don't think so. But still they are working. Why? क्योंकि they want to improve, progress. Reliance तो कहता है growth is life. उनका तो टैगलाइन ही उनका तो growth is life है। आप अडानीज में देख लीजिए, इतने सारे बिजनेसेस चलाते हैं वो एक साथ। I think we have to respect them for what they are creating. They are creating employment. They are creating businesses. कितने बहुत सारे small and medium enterprises उनके साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम। Absolutely, yeah. तो आई थिंक ये सब चीजों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैपिटलिज्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आप नहीं कर पा रहे हो कुछ तो वो आपकी कमी है, आप आइडेंटिफाई करो। कभी कभी हो सकता है आप उस चीज के लिए बने ही नहीं थे, तो यू बिकम समथिंग एल्स। आप जॉब करना चालू करो, साइड हसल करो, फ्रीलांसर बनो, टीचर बनो, जो बन सकते हो बनो यार। हर फील्ड में आज स्कोप है। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट एन एंटरप्राइज, तो सी देयर जर्नीज, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, 2 जनरेशंस लग गई, तब जाके वो क्रिएट होता है। वो भी बहुत एक्सट्रीम हार्डवर्क के साथ कम क्रिएट होता है। तो मतलब मैं तो कहूंगा कि these guys are the nation builders. ओके सर, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पे आता हूँ सर मैं अभी। एक सैलरीड पर्सन जिसकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है, वो एक मिलियनर कैसे बन सकता है सर? बहुत आराम से बन सकता है। तो सबसे इजी जॉब है इस दुनिया का। ओके, मेरे को एक रोड प्लान बताओ। आपको 25% महीना इन्वेस्ट करना है, योर सैलरी का 25% करना है, साल का 7% का इंक्रीज करना है, स्टेप अप करना है। ओके, मतलब आपने पहले 25% सैलरी अपना इन्वेस्ट किया, उसका 7% रिटर्न आपको आना चाहिए। ना 7% सालाना उसको स्टेप अप करना है। तो अगर आप इस साल 10,000 कर रहे थे, अगले साल 10,700 करोगे। ओके, बराबर, समझा। ठीक है, 7% स्टेप अप करना है। और अगर आप 25 साल तक इन्वेस्ट करोगे विद अ रिटर्न ऑफ 15 to 16%, यू विल बी अ मिलियनेयर। ओके, बट दैट्स 25 इयर्स। तो लगेगा, उतना टाइम लगेगा। या फिर आप अपनी तनख्वाह बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 7% की जगह 15% करो, तो आप हो सकता है 18 साल में मिलियनेयर बन जाओ। ओके। और यही आदमी अगर 30 साल तक करेगा तो ये 20 करोड़ पे आ जाएगा, और ये आदमी अगर 40 साल तक करेगा तो ये 100 करोड़ पे आ जाएगा। सर हम लोग हमेशा ये चीज़ को लेके एक माइंड में ये रहता है कि हमेशा फर्स्ट करोड़ डिफिकल्ट क्यों होता है सर? फर्स्ट करोड़ डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपका इनकम नहीं है, आपने अभी तक टाइम नहीं दिया मार्केट को, आप यंग हो, आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट ही करना चालू नहीं किया, तो कैसे आप फर्स्ट करोड़ लेके आओगे? बराबर। आप रूल ऑफ डबल समझो। जिस दिन आपके पास फर्स्ट करोड़ आ गया, कभी भी आया, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद अगला 1 करोड़ जोड़ने में आपको 4 या 5 साल ही लगेंगे। Because now you know the process. नहीं ना, मनी कंपाउंड्स ना। भाई अगर रूल ऑफ डबल क्या कहता है? 72 डिवाइडेड बाय रिटर्न्स, रूल ऑफ डबल। हाँ, बराबर। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा 1 करोड़ बन गया, अब मेरे को उसको डबल करना है, एंड आई एम गेटिंग 14% रिटर्न्स, तो कितना टाइम लगेगा डबल करने में? 5 इयर्स, 4 years। 72 डिवाइड बाय 14। अच्छा, हाँ, सॉरी। ठीक है, तो 14 5 से 70, तो मोटा-मोटी 5 इयर्स लगेगा। तो 1 करोड़ 2 करोड़ कितने टाइम हो गया? 5 साल में हो गया। अब 2 करोड़ को 4 करोड़ होने में कितना टाइम लगेगा? 5 साल लगेंगे। 4 करोड़ को 8 करोड़ होने में कितना टाइम लगेगा? 5 साल लगेंगे। 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा, 32 का 64 होगा। That's how doubling works. That's how compounding works. That's why compounding is the 8th wonder of this world. Yeah, it is the 8th wonder of this world, no doubt about it. सर, आज क्रेडिट कार्ड यूसेज इतना बढ़ गया है EMIs के फॉर्म में। हेल्प मी अंडरस्टैंड उसका सबसे बेस्ट यूज कैसे करना चाहिए क्रेडिट कार्ड का। ये क्रेडिट कार्ड तो आपके लिए बहुत बड़ा टूल है। एक तो वो आपको 45 डे क्रेडिट दे रहा है, Absolutely. आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहा है, आपको फ्री लाउंज दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है। तो वो तो बहुत एक्सट्रीम केस में कमाएगा ना, जब आप डिफॉल्ट करोगे तो उसका कमाना तो बहुत ही कम है, आपका कमाना तो बहुत ज्यादा है उससे। तो अगर आप उसको ठीक तरीके से यूज कर पाओ तो डेफिनेटली आप उसमें बहुत जबरदस्त अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। कैसे? आप इतना करो कि उसको 100% मैक्स आउट मत करो, 30 to 40% से ज्यादा मत यूज करो। ओके। सेकंड है टाइमली बेसिस पे पेमेंट करो, मिनिमम ड्यू मत दो, फुल पेमेंट दो। तीसरा, कंटिन्यूअस यूज करो। एटलीस्ट एक इधर क्या है, वो वन नाइट स्टैंड मत रखो, 5 इयर्स के एटलीस्ट एक कार्ड के साथ निकालो, तो कहीं जाके आपका वो सिबिल स्कोर क्रिएट होगा। और सिबिल स्कोर क्रिएट करने के लिए भी लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, क्योंकि अभी समझो आप फ्रेश हो, आपका बैंक के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो यू विल नॉट हैव एनी सिबिल स्कोर विद देम। तो सिबिल स्कोर लाने के लिए लोगों को पहले क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता है। तो दैट इज द पावर ऑफ क्रेडिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग क्यों लगता है पता है? ये क्रेडिट कार्ड से हमको डेट मिलता है सर, और डेट मेरे लिए डेट इज, अगर आपके पास राइट इन्फो है टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, डेट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू ग्रो सर मेरे हिसाब से। मैं तो ये भी नहीं कहता, आप तो चलो फिर भी इवॉल्व हो, मैं आम जनता से बात कर रहा हूं। ओके, आपको 35-40 डे का क्रेडिट साइकिल मिल रहा है, आपका क्रेडिट स्कोर बन रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है वर्सेस आपका क्रेडिट स्कोर खराब है,
उसमें 0.5% का फर्क पड़ जाता है इंटरेस्ट रेट का होम लोन पे। और 1 करोड़ का लोन अगर आप लो और 25 साल के ले लो तो 11 लाख रुपए का इंटरेस्ट का फर्क पड़ता है, जस्ट बाय मेंटेनिंग बेटर क्रेडिट स्कोर। तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट टूल टू इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर, क्योंकि एक ही जगह है जहां पे आपको कंटिन्यूअसली पेमेंट करना है, वो आपका क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप 780, 800, 820 के आसपास अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सकते हो तो यू विल गेट वेरी गुड लोन्स फ्रॉम द बैंक एट वेरी गुड रेट्स। कल को आपको बिजनेस करना है तो आपको लोन मिल जाएगा, आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए आपको लोन मिल जाएगा, आपको घर खरीदना उसके लिए लोन मिल जाएगा, गाड़ी के लिए लोन मिलेगा, सब अच्छे रेट्स पे मिलेगा, कंपेटिटिव रेट्स पे मिलेगा। बट क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, क्रेडिट स्कोर तो होना ही चाहिए। लेकिन तो आप मेरे को बोल रहे हो कि हर 21 साल से 23 साल के बीच में एक बंदे के पास क्रेडिट कार्ड तो होना बिल्कुल ही होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और उसका यूज करना चाहिए। 30 to 40% उसका जो भी लिमिट होगा उसको यूज करना, और उसको टाइमली पेमेंट करना चाहिए। एब्सोल्युटली टाइम से 2 दिन पहले कर दो, पूरा करो। देखो डिसिप्लिन सीखो ना बिल्ड करना लाइफ में। कि मतलब ये कब तक चलेगा, मेरे पापा करेंगे, मेरी मम्मी करेंगे, मेरा भाई करेगा, दैट विल नॉट वर्क। यू हैव टू लर्न योर ओन डिसिप्लिन यार। सर SIP और SWP में क्या फर्क है सर? मेरे को SIP समझ में आता है, SWP अभी तक नहीं समझ में आया सर। SWP वो होती है जब मार्केट आपको SIP देती है। मैं नहीं समझ पाया। बहुत सिंपल है, देखो SIP इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री, ओके। SWP इज लाइक ईटिंग फ्रूट्स ऑफ योर ट्री। अच्छा, समझा। बस सिंपल सी बात है। आपने SIP करी, अपने लिए कॉर्पस क्रिएट किया, 10 साल 20 साल 30 साल आपने पैसा डाला, उसके बाद आप उसमें से खा रहे हो बहुत आराम से बैठ के। तो फॉर एग्जाम्पल आप महीने का 20,000 रुपए डालते हो, ठीक है, 20 साल के लिए डालते हो, तो दिस नंबर रीचेस टू 2 crores आफ्टर 20 years, गिव और टेक एट 12% बराबर। अब आप ये तय करते हो कि मैं इसमें से अगर ये आगे भी 12% कंपाउंड करेगा तो दैट मींस यू कैन विथड्रॉ 2 लाख रुपीस एवरी मंथ फ्रॉम इट एंड इट विल नॉट गेट ओवर फॉर योर लाइफ, ठीक है। बट अगर आप ये तय करते हो ठीक है जी मैं 2 लाख नहीं निकालूंगा, मैं 1,50,000 निकालूंगा, तो आफ्टर 20 years you would have withdrawn 3.6 crore rupees from 2 crore rupees and you would have still been left with 7 crore rupees. That's a very nice math, sir. Yes, it is magical. Actually, it is very magical. पर लोगों को समझ नहीं आता, इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ यूज बेसिक चीजें ठीक करनी पड़ती हैं। बट अगर आप इतना भी करोगे कि बहुत सिंपल, मैं आपको बताता हूं, आपके पास एक पानी की बाल्टी है, ठीक है, और बाल्टी में एक छेद है और ऊपर से टूटी है, तो बाल्टी कब तक भरी रहेगी बताओ? सो देयर इज अ बकेट, ठीक है, और उसके नीचे एक खोल है और एक पानी की टूटी है, तो कितना कब ये पानी भरा रहेगा बाल्टी में? I don't know, sir. मतलब लाइक पानी जब तक बहता रहेगा तब तक, when the hole is smaller than the flow of the water. Absolutely. हाँ, the hole has to be smaller, yeah, बराबर। तो जब तक आपका विड्रॉवल रेट कंपाउंडिंग रेट से कम रहेगा, आपका ये कॉर्पस ग्रो करता है। तो सर मेरा कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कितना विड्रॉल होना चाहिए सर? आपका विड्रॉल रेट जो होना चाहिए वो आपके कॉर्पस का 5 to 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए एनुअली, क्योंकि आप अगर 9% पे भी उसको कंपाउंड कर पाए और आपने 5% विड्रॉ किया तो 4% बच जाता है, वो बच के प्रिंसिपल में एड बैक हो जाता है, इससे आपको डबल कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो ये आपके फेवर की चीज है। अगर आप अपना विड्रॉवल रेट कंपाउंडिंग रेट से कम कर दो, आपकी जो बाल्टी का छेद है वो छोटा कर दो और पानी का बहाव तेज कर दो, तो आपके पास बाल्टी में हमेशा पानी रहेगा, बढ़ता रहेगा, इवन आफ्टर हैविंग अ होल इन द बाल्टी। बट अगर आपकी बाल्टी का छेद बहुत बड़ा हो गया और ऊपर से पानी स्लो है तो पानी खत्म हो जाएगा, सिंपल लॉजिक। अगर आपका विड्रॉल रेट 20% है और कंपाउंडिंग रेट 10% है तो कुछ सालों में आपका कॉर्पस खत्म हो जाएगा। मेक सेंस। बहुत मजा आया सीरियसली सर आपसे बात करते हुए। बहुत कम स्पीकर्स को मैं ये बोलता हूँ, बिकॉज बहुत कम स्पीकर्स के पास वैसी इनसाइट्स रहती है बात करने में। सर मैं 7 years से हूँ, लेकिन मेरे पास मैं खुद आउट ऑफ द फ्लो जा रहा था या आउट ऑफ जोन जा रहा था सर, समझने में आपका पहले लाइन सर। सॉरी फॉर दैट। नो वरीज। आई होप सर वी आर एबल टू डू अ सेकंड पॉडकास्ट, अगर आपके पास टाइम मिले तो। बताएंगे वो लोग पार्ट 2 लिखेंगे तो करेंगे प्लीज सर। अगर 1000 कमेंट्स पार्ट 2, लेट्स डू इट सर। सर इतने आते नहीं है मुझे, बट आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जब लोगों को पार्ट 2 देखना होगा तो आएंगे। ओके सर, बट नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर हो सकता है ना सर, तो मैं आपसे बस कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। मेरे को म्यूचुअल फंड्स में इतनी नॉलेज नहीं है, NAV तक की नॉलेज नहीं है सर बहुत लोग को बाहर मार्केट में। ओके सर, म्यूचुअल फंड्स को लेके, म्यूचुअल फंड्स में एलोकेशन कैसे होता है सर? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो सिर्फ मनी कंट्रोल पे या बहुत कम वेबसाइट्स पे आज तक दिखता है सर। हम लोग म्यूचुअल फंड्स पे डीप डाइव करेंगे, हम लोग वॉरेन बुफे और पीटर लिंच की स्ट्रैटेजीज के ऊपर डीप डाइव करेंगे सर, और हम लोग डेट फंड्स और गोल्ड के ऊपर डीप डाइव करेंगे। और जो हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा सर वाज इज एनालाइजिंग दिस बिलियनर्स वेयर वी कैन टर्न कॉमन पीपल इनटू मिलियनर्स सर। परफेक्ट, ठीक। ये हर आदमी का क्वेश्चन है सर मेरे दिमाग में, जो मैं आपको बताऊं, मैं ना एक चैनल देखता हूँ, वो स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स करके आता है, बहुत अच्छा चैनल। ओके। एंड दिस गाय इज अमेजिंग, ही इज वेरी यंग एंड वो जा के बिलियनर्स को इंटरव्यू करता है कि व्हाट इज योर वन एडवाइस, हैव यू एवर गॉन ब्रोक? ओह या। तो उसमें ना एक एपिसोड मैंने देखा था जहाँ उसने एक बंदे को क्या पूछा कि आर यू अ मिलियनेयर, बोलता है कि व्हाट डिड यू डू टू बिकम अ मिलियनेयर, ऐसा कुछ बोला। तो बोलता दैट यू हैव टू आस्क अ मिलियनेयर, तो बोलता हु आर यू, आई एम अ मिलियनेयर। तो फिर उसने ना 3-4 चीजें बताई, अगर आप वो सुनोगे ना लोग बोलेंगे यार इतना सिंपल नहीं हो सकता मिलियनेयर बनना। तो उससे पूछा कि क्या है 3-4 चीजें मिलियनेयर बनने के लिए? पहला बोलता है लिसन टू योर फ्रेंड्स, लिसन टू योर कस्टमर्स, लिसन टू योर एम्प्लॉइज, लिसन। और मैं जितने बिलियनेयर्स को मिला हूं पर्सनली, जितने बड़े बिजनेसमैन को मिला हूं, लिसन, हार्डकोर लिसनर्स हैं। हमें लगता है क्योंकि हम क्या होता है उनको सिलेक्टिवली सिर्फ बोलते हुए सुनते हैं, पर अगर आप उनके साथ एक कमरे में हो ना तो 20 लोग बोल रहे होंगे, वो चुपचाप सुन रहे होंगे और वो बहुत डीपली सुनते हैं, है ना। दे डोंट हियर, दे लिसन, दोनों में फर्क होता है।
वो कहते हैं ना हस्बैंड्स हियर, वो सब सुन रहे होते हैं, बट these guys listen, एकदम डीपली सुनते हैं. Second, he said that stay out of the zip code of bad people. So he was talking about association. तो association matters a lot. मेरे हिसाब से association is like मतलब एक इंसान का बेस्ट वो है, क्या कहते हैं, धरोहर जैसे कहते हैं ना, is association. If you have right association, you can win everything. Simple चीज़ है ना, listen to people, association अच्छा रखो, that's about it. और billionaire बनो. चलो, with that, I think we'll have a lot of discussions. I think, sir, this podcast actually gave me a lot of info, sir, because आपके पास बहुत अलग टाइप की insights है जो मुझे बहुत interesting लगी, sir, आज के podcast में. I hope ये podcast को उतना reach मिले, उतना expected reach मिले, and I hope we do a next podcast. And thanks for coming on Off the Record, sir. Thank you.